Audio Jungle. भारत में एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है कचरा एवं उसका उत्पादन और उत्पन्न होना और ठीक से रिसाइकल ना होना। इसी संदर्भ में हम कुछ और विषयों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कचरा जमा करने वाले लोगों के बारे में जानते हैं। भारत में सिर्फ 45% कांच के वेस्ट को हर साल रिसाइकिल किया जाता है। जीएसटी के अनुसार कांच के सामान पर 18% टैक्स लगाने के बाद उसको दोबारा बेचने पर उसका मूल्य ना के बराबर हो गया है। इसलिए कचरा जमा करने वाले लोग जो कांच, कागज़ और प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में मदद करते हैं और जो लोग पारंपरिक तरीके से शहर के कचरे को सही प्रबंध करते हैं, यह लोग इस समाज के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत कड़ी हैं। हम जो कांच की बोतल का इस्तेमाल कभी बियर, विस्की या नींबू के रस को रखने के लिए करते हैं, हम इनको एक लैंडफिल में फेंक देते हैं और वहाँ यह सदियों के लिए रह जाती हैं और हज़ारों वर्षों तक नष्ट नहीं होती। कचरा उठाने वाले लोगों का कहना है कि पहले शराब की 750 मिलीलीटर की प्रति बोतल से उन्हें 1 रुपया मिलता था। अब 1 किलो उपयोग की जाने वाली बोतलों की समान राशि है। अब हम ई कचरे के बारे में विस्तार से जानेंगे। 2016 में ई कचरे को नष्ट करने के लिए नए नियम लागू किए। 2016 में मौजूदा ई वेस्ट प्रबंध और हैंडलिंग नियम 2011 को बदल दिया। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिसाइक्लेबिलिटी की संकल्पना ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माताओं को यह कार्य दिया कि वो ई वेस्ट को वापस खरीदने के लक्ष्य निर्धारित करें और यह विश्वास दिलाएं कि वह कचरा पंजीकरण यानी रजिस्टर्ड रिसाइकलर वालों के पास पहुंचे। मार्च 2018 में ई वेस्ट प्रबंध संशोधित नियमों ने 2016 और 17 के लिए लक्ष्य को 10% तक घटा दिया, 20% के मुकाबले 2017-18 के लिए 20% कर दिया। यह लक्ष्य 7वें वर्ष में उत्तरोत्तर 70% हो जाता है। हालांकि ई वेस्ट बनाने वाली कंपनियां इन लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं, क्योंकि भारत में कुल ई वेस्ट का केवल 1.5% ही रिसाइकल हो पाता है और उत्पन्न होने वाले 95% से अधिक ई वेस्ट का प्रबंध अनौपचारिक यानी कचरा जमा करने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। खराब बुनियादी ढांचे और ई वेस्ट को नष्ट करने में सही प्रबंध न होने के कारण पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को गहरी क्षति पहुंच रही है। अनौपचारिक कार्यकर्ता पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के साथ काम नहीं करते हैं और इस कारण उनको त्वचा और सांस लेने की समस्याओं से ग्रस्त होना पड़ता है। इच्छा अनुसार धातुओं को निकालने के बाद उत्पन्न कचरे को आगे भेजा जा सकता है, किंतु उसे लैंडफिल में फेंक दिया जा रहा है, जिससे जल, भूमि और वायु को भारी नुकसान पहुंच रहा है। भारत की ई कचरे की समस्या के किसी भी प्रणालीगत और स्थायी समाधान के लिए ई कचरा जमा करने के अवैध चैनलों को कानून में शामिल करना होगा। यह परिवर्तन इस क्षेत्र पर रोजी रोटी के लिए निर्भर लोगों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित करेगा और इसका काफ़ी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। अवैध तरीके से कचरा बीनने वालों को औपचारिक करना होगा और एग्रीगेटर्स की महत्वपूर्ण उपस्थिति देश भर में उनकी पहुंच के कारण एक शानदार अवसर प्रदान करती है, जो वर्तमान में किसी भी औपचारिक चैनल के मुकाबले बेजोड़ है। यह प्रक्रिया शायद एक सर्कुलर इकोनॉमी बना सकती है, जहां उपयोग की जाने वाली धातुओं को सबसे अधिक कुशलता से रिसाइकलिंग की जा सकती है। अनौपचारिक क्षेत्र को ई कचरा प्रबंध योजना में क्षमता निर्माण, सहायक कौशल और ज्ञान यानी वैज्ञानिक पद्धति प्रक्रिया को जानने और प्रोत्साहित करने में सहायता करके शामिल किया जा सकता है। अधिक प्रमुख स्टेक होल्डर्स जैसे कि थोक उपभोक्ताओं, सरकारी संस्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूलों को औपचारिक ई कचरा संग्रह चैनल में लाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल जटिल ई कचरा प्रवाह को नियमित रूप से मदद करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ों को रोकने में भी मदद करेगा।
चलिए अब हम जानते हैं भारत में पूर्ण चक्रण यानी रिसाइकलिंग के बारे में। आपको एक जागरूक व्यक्ति की तरह काम करना होगा जो सामान्य स्तर पर कचरे के विभाजन का मूल्य जानते हों। अपने घरों में ही कचरे का विभाजन करें। आप कचरे को अलग अलग करने के लिए एमसी के अभियान के बारे में भी जानते होंगे। आप अपने घर के कचरे को अलग करते हैं केवल यह पता लगाने के कि आपके कूड़े वाले को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके पास केवल कचरा संग्रह के लिए एक ही बिंदु है, फिर से एक पड़ोसी लैंडफिल पर फेंकने के लिए जाता है, जहां इसे फिर से कचरा उठाने वाले द्वारा अलग किया जाता है। देश में पैदा होने वाले कचरे का लगभग 20% कचरा जमा करने वालों के द्वारा रिसाइकिल किया जाता है। फिर भी कानून के तहत उनके पेशे की पहचान अभी तक नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार कचरा बीनने वाला यानी इस शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अकानूनी रूप से कचरा जमा करने में लगे हुए हैं। गैर मान्यता की वजह से प्रवासी कचरा बीनने वालों को राशन कार्ड, बिजली और पानी की सुविधा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसके उन्हें अलावा सरकारी योजनाओं के लिए भी अयोग्य बना दिया गया है। हमें अभी भी व्यापक कानून की आवश्यकता है जो उनके काम को मान्यता दे और जीवन स्तर बनाने का और हमें हमारी एमसी द्वारा आगे रखे गए घमंडी दावों को अमल में लाने को हकदार बनाए। चलिए अब हम खतरनाक कचरे के बारे में जानते हैं। खतरनाक कचरे का अर्थ है कोई भी कचरा जो स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा हो, चाहे वह अकेला हो या जब अन्य कचरे के संपर्क में हो। पूरे भारत में प्रतिदिन लगभग 1,50,000 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। खुला कचरा दान में 40% का निपटान किया जाता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। खतरनाक कचरे को इसके खतरनाक होने के हिसाब से अलग करते समय EPA इसे 4 विशेषताओं द्वारा तोड़ देता है। नंबर 1, प्रज्वलनशीलता या कुछ जो जलाया जा सकता है। नंबर 2, संक्षारकता या ऐसा कुछ जो जंग या विघटित हो सकता हो। नंबर 3, रिएक्टिव या कुछ जो भी एक्सप्लोजिव हो। और नंबर 4, विषाक्तता या कुछ भी जो जहरीला हो। खतरनाक कचरे के उपचार के लिए 4 मुख्य तरीके हैं। नंबर 1, लैंडफिल स्टोरेज। नंबर 2, डीप वेल। नंबर 3, इंजेक्शन। नंबर 4, सरफेस स्टोरेज शामिल हैं। खतरनाक कचरे और अन्य कचरे के लिए प्रबंध और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट 2016 में बनाया गया था, जो सुरक्षित हैंडलिंग, पीढ़ी, प्रसंस्करण, उपचार, पैकेज, परिवहन, बिक्री, विनाश और खतरनाक कचरे के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। नियमों के अनुसार एक फैसिलिटी को चलाने वाले सुरक्षित और पर्यावरण रूप से सही प्रबंध के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी DPCC द्वारा अधिकृत निपटान सुविधा में निपटाया जाएगा। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मात्रा के संदर्भ में खतरनाक कचरे को कम करना है, कचरा उत्पन्न होने की जगह के करीब निपटान करना और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट को कम करना है। बहुत से कारण जैसे सरकार में इच्छा शक्ति की कमी, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल में वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी की कमी, अनुमति और नियमों में कमियां और कुशल हिस्सेदारों की कमी की वजह से देश में खतरनाक ठोस कचरे का प्रबंध काफ़ी हद तक बेअसर है और भारत खतरनाक कचरे प्रबंध, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट नियमों 2016 को प्रबंधित करने और लागू करने की बढ़ती चुनौती से जूझ रहा है और कचरे को कम करने और निपटान करने के उद्देश्य दूर ही लगते हैं। अब आगे बात करते हैं व्यक्तिगत विकल्प के बारे में। भारत में कचरा प्रबंध से संबंधित ज़्यादा मुद्दे कचरा उत्पन्न की जगह पर हैं। विभाजन न होने से और कचरे के क्षेत्र में कचरा जमा करने वालों की कमी से उत्पन्न होते हैं। हालांकि ब्लू और ग्रीन डस्टबिन की तलाश के बाद हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर कचरे का प्रबंध संकट को दूर करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे रसोई घर से निकलने वाला ऑर्गेनिक कचरा यानी सब्जी एवं फल के छिलके और हमारे घरों से रिसाइकलिंग की जाने वाली वस्तुओं को सख्ती से अलग किया जाए।
एक सामान्य खाद प्लांट सोसाइटीज़ और कॉलोनीज़ में बनाया जा सकता है। पेड़ से गिरी लकड़ी और पत्ते के कचड़े की खाद बनाकर चिप्स के रूप में बनाकर बगीचे के बेड पर गीली घास के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जो जंगली पौधों की ग्रोथ को रोक सकता है, नमी बनाए रखता है और मिट्टी के तापमान को नियंत्रित रखता है और पोषक तत्वों का वापसी मिट्टी में जोड़ देता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सुनिश्चित करना पूरी तरह से संभव है कि शहर में पैदा होने वाले कचरे का लगभग 50% खाद में परिवर्तित हो, 30% रिसाइकिल किया जाए और शेष 20% कचरा मौजूदा बुनियादी ढांचों और सामूहिक एवं व्यक्तिगत पहलों के माध्यम से लैंडफिल तक पहुँचे। कोविड संकट ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा दिया था, लेकिन सत्य की जांच करना महत्वपूर्ण है और क्या सुरक्षित है और क्या नहीं, इसकी पूरी समझ हमें होनी चाहिए। हालांकि अध्ययनों से पता चला है कि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक उत्पादन आवश्यक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। वास्तव में दुनिया भर में 125 से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कोविड-19 संकट के बीच इस्तेमाल में लाई जाने वाली वस्तुओं को भी उतना ही सुरक्षित होने का आश्वासन दिया गया है। वैसे भी प्लास्टिक संकट कोविड-19 संकट के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जटिल पॉलीमर की उपस्थिति के कारण प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में लगभग 500 से 1000 वर्ष लगते हैं। इसका नतीजा यह है कि अब तक हमारे द्वारा निर्मित या उपयोग किए गए प्लास्टिक किसी न किसी रूप में या किसी न किसी जगह पर पाए जा सकते हैं। अब यह संकट एक विशाल रूप ले जाता है। भारत सालाना लगभग 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जहां अकेले दिल्ली में प्रतिदिन 9600 मीट्रिक टन की खपत होती है। प्लास्टिक से बचना भारत में सबसे कठिन हो रहा है और लगाया गया कोई भी प्रतिबंध किसी भी महत्वपूर्ण स्तर पर प्लास्टिक को ख़त्म करने में प्रभावी नहीं रहा है। यह समय है कि हम खुद को जागरूक करना शुरू करें और प्लास्टिक संकट से मिलकर लड़ें। सिर्फ 3 आर के बजाय 5 आर यानी 5 आर के विचार को समझने की ज़रूरत है। उपभोक्ता को सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल के अलावा हमें रिफ्यूज़ जितना कि हम कर सकें और अपनी चीज़ों को रिपेयर करने की भी ज़रूरत है। आम जिंदगी में उठाए गए छोटे छोटे कदम भी हमारे कचरे की इस समस्या को मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। जैसे पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के विकल्प ढूंढें और इस्तेमाल करें। वस्तुओं को दोबारा उपयोग में लाए जाने वाले के तरीके के बारे में सोचें। कागज़ के बजाय कपड़े के नैपकिन का उपयोग करें। बाहर से बोतल खरीदने के बजाय खुद की पानी की बोतल लेकर जाएं और संभव हो तो कॉफ़ी मग भी साथ में रख लें। बाहर स्ट्रॉ और प्लास्टिक की थैलियों का परहेज़ करें। तो करते हैं शुरुआत। सूखा कचरा ब्लू डस्टबिन में डालें और गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें।